बुद्धिमान है या नहीं तो नहीं कह सकते, वैसे माना जाता है, लेकिन अपनी बुद्धि का अधिकतम इस्तेमाल ये जरूर करता है। तो जब ये इस्तेमाल करता है तो अपने पर्यावरण को कई अलग अलग स्वरूपों में प्रभावित करता है। ठीक है। मानव पर्यावरण का जो सबसे पहला संबंध रहा वह कारक या दाता और पाता के रूप में रहा। प्रारंभिक काल में जब मानव जब आखेटक था या भोजन संग्रह कर रहा था, उस टाइम पे जो मानव था, मानव और पर्यावरण का जो संबंध था वो काफी हद तक एक दूसरे के ऊपर निर्भर था। यानी मानव जो है वह पर्यावरण से चीजों को प्राप्त कर रहा था और बदले में कुछ पर्यावरण को दे भी रहा था। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मानव क्या करता था? मानव फल खाता था। फल खाने के बाद वो क्या करता था? उसके बीज, फलों के बीज जो है वो जमीन में फेंक देता था। और जब वो फलों के बीज जमीन में फेंक देता था तब उससे क्या होता था? वहां पे नए पौधों का जन्म होता था। तो वास्तव में जंगलों को फैलने में, जंगलों को बनाए रखने में मानव सहयोग कर रहा है। ऐसे ही मानव आखेट का सॉरी, मानव आखेट भी करता था, हंटिंग करता था। मानव जब हंटिंग करता था किसका करता था? सामान्य तौर पे मानव किसका मांस खाता था? सामान्य तौर पे मानव जानवरों जो का। मांस खाता था किसका? तो कोई भी मतलब पशु। शाकाहारी। कोई भी पशु नहीं, शाकाहारी पशुओं का मुख्य रूप से। अब नहीं सर, मानव बाघ आंखें का कितने मांस ना नहीं सर। खाता। सर आंखें हम्म? तो हिरन का, ये सब किए जाते हैं। हाँ। आखेट देखो, आखेट जब खाने के लिए होता था तो अब मूलतः शाकाहारी पशुओं का होता था कि खाना शाकाहारी सर वॉइस कट गई, पशुओं सर का वॉइस कट गई। मांस ही पचेगा। सर वॉइस कट गई। मांसाहारी पशुओं का मांस पचाना। हाँ, मैं कह रहा था कि देखो जो पशुओं का होता था, क्योंकि मांसाहारी पशुओं का मांस पकाना, मांस खाना, पचाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए, और दूसरा, मांसाहारी पशुओं का आखेट करने में डर भी ज्यादा था कि वो आपको भी वो मार सकते थे। जैसे अगर आप बाघ को मारने जा रहे हैं तो ये भी तो हो सकता है बाघ आपको मार दे, इसका भी डर था। तो हिंसक पशुओं की तुलना में जो अहिंसक पशु थे, मानव उन्हीं का शिकार करता था। हाथियों तक का शिकार कर लेता था, जैसे मैमथ कहते थे। एक बड़ा अच्छा उदाहरण मिला है, अमेरिका में एक स्थान मिला है जहां मानव जो थे वह जंगली भैंसों का शिकार करते थे, या जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए खास तरीका अपनाते थे। वह क्या करते थे? वह क्या करते थे कि जानवरों को घेर कर एक पहाड़ के किनारे पे लेके आते थे और फिर वहां से जानवरों को नीचे गिरा के उन्हें मार देते थे। सॉरी। ठीक है। लेकिन वो सब कौन से जानवर? शाकाहारी। मांसाहारी होगा तो आपके ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है। तो जब वो शाकाहारी जानवरों को मारते थे तो उस रूप में भी वो प्रकृति के साथ सहयोग कर रहे होते थे। कैसे? क्योंकि इसके द्वारा वो शाकाहारी जानवरों की आबादी को भी कंट्रोल करने का काम कर रहे थे। तो बात तो बैलेंस बनाए रखने का काम कर रहे थे। तो वास्तव में जो पहला संबंध था मानव और पर्यावरण का, वो दाता और पाता का। यानी हम पर्यावरण से पा भी रहे और पर्यावरण। इसके बाद जब सामाजिक विकास प्रारंभ होता है तब जो हमारा स्वरूप सामने आता है वह आता है रूपांतरणकर्ता का। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करना प्रारंभ किया? यहाँ पर हमने पर्यावरण को परिवर्तित करना प्रारंभ किया, लेकिन उससे पर्यावरण में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। हमने क्या किया? हमने धीरे धीरे खेत बनाने शुरू किए। तो खेत कैसे बने? जंगलों को काट के खेत बनाए गए। तो हमने पर्यावरण में अस्थायी रूप से परिवर्तन करना प्रारंभ किया। यानी पर्यावरण में क्या किया हमने? रूपांतरण करना प्रारंभ किया, पर्यावरण को बदलना धीरे धीरे प्रारंभ किया। ठीक है। तो जंगलों को काट के खेत बनाए गए, लेकिन खेत छोड़ दोगे तो फिर वापस जंगल बन जाएगा। खेत अगर छोड़ दोगे तो क्या होगा? कुछ समय के बाद वापस जंगल बन जाएगा, ये तो सबको पता है, इसमें कोई डाउट?
इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमने जानवरों को धीरे धीरे पालना शुरू किया। तो धीरे धीरे चीजें जो है हमने प्रकृति में रूपांतरण करना शुरू किया, लेकिन वह रूपांतरण इस हद तक नहीं था कि प्रकृति रिकवर न कर सके। प्रकृति रिकवर न कर सके ऐसा नहीं था। ऐसा था कि हम छोड़ दें तो प्रकृति फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य जो है वह जंगलों से निकलकर गांवों और गांवों के बाद शहरों तक पहुंचने लगा। अब आर्थिक मनुष्य का विकास होना शुरू हुआ और यहां से हमने पर्यावरण को परिवर्तित करना प्रारंभ किया। यानी अब हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी शुरू की, आर्थिक काम करने शुरू किए। हमने क्या किया? हमने अब चीजों को जंगलों से निकाल के बाजार तक पहुंचाना प्रारंभ किया। तो वहां के बाद से जो परिवर्तन स्टार्ट हुए वो ज्यादा अस्थायी परिवर्तन थे। बड़े बड़े शहर बसने शुरू हुए। शहरों की डिमांड को पूरी करने के लिए जंगलों से हमने रिसोर्स लेने शुरू किए। आप लोगों ने कभी भेड़ाघाट का नाम सुना है? जी सर। तो भेड़ाघाट जो है बहुत फेमस स्थान है, ठीक है। यस सर। संगमरमर के पहाड़ है वहां पे। लेकिन एक चीज और भी है उस क्षेत्र की जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। उस क्षेत्र में लकड़ी का काम बहुत शानदार होता है। जंगली क्षेत्र है पूरा, लेकिन उस क्षेत्र में लकड़ी का काम बहुत शानदार होता है। ये ध्यान दिया आप लोगों ने? जबल वो जो नहीं पूरा सर, पूरा मुझे क्षेत्र नहीं है दिखा शारदा माई का। मैं गई थी सर, लेकिन मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। हाँ, तो जो शारदा माई का जो पूरा क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र में लकड़ी का काम भी बहुत शानदार होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा कम हो गया लेकिन होता अभी भी है। तो यह सब चीजें ओके डेवलप करी, चीजें जो है धीरे धीरे मार्केट की तरफ बढ़नी शुरू हुई। तो अब परिवर्तन जो होने लगे वो ज्यादा लंबे समय के लिए होने लगे, ज्यादा अस्थायी परिवर्तन होने लगे। जंगलों में से, जंगल से जो गांव बन रहे थे जंगल के पास ही बन रहे थे, अब शहर बनने लगे। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसके बाद से। जैसे अगर आप देखोगे, महाभारत पढ़ा है सबने? महाभारत की कहानी जानते हैं आप लोग? जी सर, पूरी। तो महाभारत में कई बहुत मजेदार कहानियां हैं, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है जहां की आप देखते हैं कि युधिष्ठिर को अपना, या पांडवों को राज्य का एक हिस्सा पांडवों को मिलता है। 5 गांव उन्हें मिलते हैं और उन 5 गांवों में से एक उन्हें अपनी राजधानी बनानी। तो अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ को बनाते हैं। इंद्रप्रस्थ कहाँ बनाते हैं? इंद्रप्रस्थ एक शहर है ना, राजधानी है तो क्या एक शहर है। कहाँ बनाते हैं यह सोचिए। सर, हस्तिनापुर का एक पार्ट था वो जो बंजर था, वो था इंद्रप्रस्थ। कहाँ पे? तो ये हस्तिनापुर मेरठ के पास है। जी सर। हस्तिनापुर जो है ना वो मेरठ के पास है। ये बनाते हैं वर्तमान दिल्ली में, आधुनिक दिल्ली में। जी बंजर नहीं था, बंजर नहीं थी वो जगह, बिल्कुल बंजर नहीं थी। सर, वह जगह जो नहीं थी सर, वो जब दी थी घना ना वन उस था। समय वो ऐसी ही थी, खंडर नहीं टाइप। नहीं, घना वन था वहां पे, बहुत घना वन था। इसे खांडव प्रस्थ कहते थे। उसे क्या कहते थे? खांडव प्रस्थ कहते थे। वन था वहां पे। उसी खांडव प्रस्थ वन को जलाया गया। ठीक है, और जलाने के बाद विश्वकर्मा के माध्यम से वहां पे एक नए राजधानी की सृष्टि हुई, निर्माण हुआ, इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। तो जो खांडव प्रस्थ को जलाने वाली घटना है, तो ये जलाने का अर्थ क्या है? कि आप प्रकृति में एक अस्थाई परिवर्तन, अस्थाई बदलाव कर रहे हो। वहां के जितने जीव जंतु थे सब नष्ट हो गए। और वहीं पे तक्षक तक्षक नाग का परिवार भी रहता था, जिसने कसम खाई कि जैसे इन्होंने मेरे परिवार को, मेरी पूरी पीढ़ियों को खत्म किया, मैं भी इनके परिवार को खत्म करूंगा। जिसके बाद राजा परीक्षित और राजा और जन्मेजय की कहानी आती है वो अलग है। लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है वो अस्थाई परिवर्तन हो रहा है। तो मानव जो है अब वह परिवर्तनकारी रूप में आ गया है। वह प्रकृति को अपने अनुसार परिवर्तित करना प्रारंभ कर चुका है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि प्रकृति वहां से रिकवर नहीं कर सकती। अगर कुछ समय तक उस जगह को छोड़ दिया जाए तो प्रकृति फिर से वहां जंगल बना लेगी। प्रकृति क्या करेगी? फिर से वहां जंगल बना लेगी। ठीक है, तो ये संभव है। तो यहां तक जो मानव और प्रकृति का जो संबंध रहा है, काफी हद तक सम संबंध रहा है।
जहां पर मानवीय गतिविधियों का प्रकृति के ऊपर प्रभाव तो पड़ रहा है, लेकिन बहुत अधिक विषम प्रभाव नहीं है, उससे प्रकृति को बहुत ज्यादा अस्थायी नुकसान नहीं है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? इसके बाद का जो समय आता है वह विध्वंसकर्ता का है। जो आधुनिक काल में, जो आधुनिक समय में हम जो देख रहे हैं वह मानव का कौन सा स्वरूप है? विध्वंसक स्वरूप है। जो औद्योगिक विकास जो प्रारंभ हुआ, तो औद्योगिक विकास ने मानव के विध्वंसक स्वरूप को प्रकृति के सामने रखा। इसके पीछे का कारण भी बड़ा महत्वपूर्ण है। औद्योगिक विकास का प्रारंभ कहां से होता है? यूरोप से होता है। अब यूरोप की और भारत की जो संस्कृति थी उसमें जमीन आसमान का। हम आज भी कई चीजों को देखते हैं, जैसे मान लो वैद्य हैं, जो ग्रामीण वैद्य हैं, जो आज भी दवाइयों के लिए जंगल के ऊपर निर्भर हैं या प्रकृति के ऊपर निर्भर हैं, जो रेडीमेड दवाइयां नहीं देते हैं, जो दवाइयां खुद से बना के देते हैं। उनके पास जब आप जाओगे ना, उनके साथ कभी जंगल में जाने का मौका मिलेगा आपको, तो आप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखोगे। वह जो जड़ी बूटी लेके आते हैं वो उतनी ही लेके आते हैं जितनी उन्हें जरूरत है, उससे एक्स्ट्रा लेके नहीं आते। और लाने के पहले वो क्या करते हैं? वह पौधे से आदेश लेते हैं, क्या हम आपका जड़ ले सकते हैं ताकि इस व्यक्ति का इलाज हो सके? और इलाज उनका अक्सर सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि वो प्रकृति के आदेश से उन चीजों को लेके आ रहे हैं। यानी हमें जितनी आवश्यकता है उनके लिए उतना ही लेते हैं। इसका एक और बहुत अच्छा उदाहरण है आपके पास, जो हमें पढ़ाया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, अस्थायी विकास की जो अवधारणा है, उस अवधारणा को लेकर भारत में यह अवधारणा अनंत काल से है। ठीक है, कैसे है जरा इसको भी देख लेते हैं। हम सबके घर में तुलसी के पौधे होंगे, देखा है आप लोगों ने? क्या तुलसी के पौधे हम रोज तोड़ते हैं? बताइए। क्या तुलसी के पौधे के जो तुलसी के पत्ते होते हैं, क्या उसे हम रोज तोड़ते हैं? सर मंदिर के लिए तो तोड़ते हैं सर, संडे को छोड़कर। अधिकांश जगहों पे कम से कम 2 दिन का गैप रहता है। गुरुवार, वैसे गुरुवार को चूंकि विष्णु भगवान को चढ़ना है, तो लोग गुरुवार को कई बार तोड़ते हैं, कई बार नहीं भी तोड़ते हैं। संडे को तो नहीं तोड़ते हैं। इसके अलावा गुरुवार या मंगलवार में कोई ना कोई एक दिन उनका जरूर रखते हैं कि उस दिन हमें नहीं तोड़ना है। पूजा के लिए भी नहीं तोड़ते हैं, एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेंगे। ऐसा क्यों? ओके। क्या कारण है इसका? ये जो परंपरा बनाई गई कि पौधे के, तुलसी के पत्ते आप रोज नहीं तोड़ेंगे, यह परंपरा क्यों बनी? ताकि पौधों को रिलैक्स मिल जाए थोड़ा सा। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो पौधों में भी जीवन है, उसे भी अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए पत्तों की आवश्यकता है, उसे अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो अगर हम पत्ते रोज तोड़ेंगे, रोज पत्ते खत्म हो जाएंगे, तो पौधा ज्यादा लंबे समय तक आपको अपनी सेवाएं दे सकती है। इसके लिए हमने नियम क्या बनाया कि हम रोज पत्ते नहीं तोड़ेंगे, पौधे को भी अपने आप को संभालने का मौका देंगे, ताकि वो ज्यादा लंबे समय तक हमें सुविधाएं सेवाएं दे सके। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिक कंसेप्ट, कि हमें अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरह से करना है कि वह न केवल अभी बल्कि हमारे भविष्य की पीढ़ियों को भी रिसोर्स उपलब्ध करा सके। सेम वही कंसेप्ट यहाँ इस्तेमाल में लाया जा रहा है। तो भारतीय कंसेप्ट क्या है, पश्चिम का क्या कंसेप्ट है? कि हमें जितनी इच्छा होगी उतना हम लेंगे। हमारी आवश्यकता से मतलब नहीं है, हमारी इच्छा से मतलब है। हमारा शासन यहाँ होना चाहिए, यह हमारी चीज। तो यह जो ग्रीड का पूरा पूरा मामला है, यह जो लालच का मामला है, यह लालच के मामले के कारण यह समस्या, सारी समस्या खड़ी। तो अब क्या हुआ कि हमने अपने मशीनों की सहायता से आधुनिक विकास के नाम पे जो प्रकृति में परिवर्तन करने शुरू हुए, उसने प्रकृति को नष्ट करना प्रारंभ किया। ठीक है, और मनुष्य का यह जो स्वरूप है, यह विध्वंसक स्वरूप है। और प्रकृति को हम कैसे, हमने कैसे नष्ट किया, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापन है।
अब होता क्या है कि प्रकृति को तो आप नष्ट करने का प्रयास कर रहे हो, प्रकृति के साथ तो आप गलत काम, गलत बिहेवियर, गलत व्यवहार कर रहे हो, उसके उसको नष्ट करने का, उसको उसको विध्वंस करने का प्रयास कर रहे हो। तो प्रकृति जब आपके अनुसार अपने आप को बदलना शुरू करती है तो असल में समस्या आप ही के लिए खड़ी होती है। जैसे जैसे आपने क्या किया, आपने बहुत सारे फ्यूल जलाया, जब बहुत सारा ईंधन जला तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहुंचा, तो अपने कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता है वो बढ़ानी शुरू की वातावरण में। प्रकृति ने उसके अनुसार अपने आप को बदलना शुरू किया। जब अपने आप को उसके अनुसार बदलना शुरू किया तो उसके कारण से क्या हुआ, अब देखो अभी का जो माहौल, अभी का जो मौसम है, राजस्थान में कितनी वर्षा हो रही है, बिहार में सूखा पड़ा हुआ है, जबकि बिहार में वर्षा ज्यादा होती है, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से सूखे पड़े हैं, है कि नहीं? तो फिर ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति में हमने इस तरह के बदलाव किए हैं जिसे कहा कि प्रकृति नष्ट होने की कगार पे पहुंच गई। और इन बदलावों को क्या कहा गया? अब यहाँ जो मनुष्य का स्वरूप हमारे सामने आ रहा है वो क्या है? विध्वंसक स्वरूप है। हमने जंगलों को काटा, नदियों के रास्ते रोक दिए, जंगलों को पूरी तरह विनष्ट किया, जीव जंतुओं को मार दिया। तो हमने मूलतः प्रकृति का विध्वंस किया, और किसके नाम पे? विकास के नाम पे। तो यह जो स्वरूप है मनुष्य का, यह कौन सा स्वरूप है? विध्वंसकर्ता का स्वरूप है। ठीक है? क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट गाइस? बताइए। चलिए, तो आज की क्लास को इसी पॉइंट पे रोकते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। ओके सर, ऑल द थैंक वेरी यू। बेस्ट। थैंक यू सर। चलो, गुड नाइट, कल मिलते हैं। गुड नाइट सर। कोई डाउट तो नहीं है ना क्लास को? कोई डाउट तो नहीं है किसी नो सर, नो को? सर, नो सर, नो सर। कोई डाउट है तो पूछते हैं। चलो, बढ़िया।